हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 की एग्ज़ाम से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, किसका किसका निकला है देखिए। स्टेनोग्राफर है, क्लर्क है, ड्राइवर है और फायरमैन है। तो उस पर जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है तो उसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 75 क्वेश्चन रहता है। 75 क्वेश्चन आता है। तो 75 क्वेश्चन में से आपको जी के जी एस जो होता है बहुत महत्वपूर्ण ही पोर्शन होता है। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन 20 नंबर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा जीके का नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन। तो क्या है कि जो क्वेश्चन जो होता है जीके का वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, जीके जीएस में आपको पूरा मेहनत करना है, पूरा जी जान से मेहनत करना है। ये नहीं कि सर ठीक है थोड़ा सा कर लिए, पहले से भी तैयारी कर रहे थे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं है। प्रैक्टिस मैं ला रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट। तो क्या है कि आप इसको प्रैक्टिस सेट कीजिए और बनाइए। फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया जाता है। तो उसको क्या करना है, समझिए। उसके बाद आपको जो बुक होगा, एसएससी का बुक होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए। तो टेस्ट सीरीज नंबर कौन सा होगा? टेस्ट सीरीज नंबर 8 होगा। देखिए, टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 7 तक हमने डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि स्टडी विथ क्रेजी गुरु जो ये चैनल ऐप है, जो चैनल है ना यूट्यूब पर, तो उस पर अपलोड कर दिया गया है। ओके, तो चलिए। तो और इससे भी पहले एक बात और बता दूं। देखिए, आपको जीके जीएस अपलोड कर दिया मतलब क्या है, सीरीज आ रहा है, इंग्लिश का भी आ रहा है। ओके, एक में देखिए, इंग्लिश का भी आ रहा है और मैथ का भी आ रहा है और रीजनिंग का भी आ रहा है और जीके जीएस भी आ रहा है। और यदि आपको देखिए जीके जीएस में हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, देखिए उसमें मध्यकालीन भारत का भी इतिहास का क्वेश्चन आता है। तो क्या है कि आप मध्यकालीन भारत का इतिहास का क्वेश्चन के लिए इस मध्यकालीन भारत का इतिहास भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें हम सैयद वंश तक वीडियो डाल चुके हैं, अब लोधी वंश लाएंगे। तो यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे नहीं मध्यकालीन भारत में, यदि हमको डाउट है तो वो आप जाके लेक्चर को क्या करना है, अटेंड कीजिए लेक्चर। ओके, और देखिए, आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और क्या करना है, दोस्तों के बीच में शेयर को, जो चैनल है उसको मतलब लेक्चर को शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए आते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर कौन है? 8 है। देखिए 20 क्वेश्चन आता है। तो जो इस क्वेश्चन में है 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक हम सॉल्व करेंगे। तो टोटल कितना हो जाता है? 20 क्वेश्चन हो जाता है। ओके, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है 21 का पहला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? तो कितनी होती है विधान परिषद है, क्या पूछा? देखिए विधानसभा नहीं पूछा है, विधान परिषद पूछा है। ओके, तो विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष होता है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधानसभा के लिए कितना हो जाएगा? 25 वर्ष, मतलब 25 वर्ष हो जाएगा। ओके, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होता है। ओके, तो इसी तरह देखिए, आपको संसद, राज्यसभा और लोकसभा है ना, पता है ना। संसद का आर्टिकल 79, राज्यसभा आर्टिकल 80 और जो लोकसभा होता है आर्टिकल 81 में होता है। ओके, इतना समझ गए। तो चलिए विधान परिषद के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ओके, क्योंकि विधान परिषद पूछ दिया है तो विधान परिषद भी देख लेते हैं। तो आप पूछिएगा सर इसका जो गठन है जो कौन सा आर्टिकल में पूछता है, क्या क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। तो आपको अभी देखिए विधान परिषद है, तो विधान परिषद का गठन जो है, जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 169, मतलब 169, 169 में गठन या समाप्ति का प्रावधान है संविधान के। तो कौन सा आर्टिकल में? 169, इतना याद रख लीजिए। और आपको बता दें, देखिए यह जो है अस्थाई सदन है, मतलब अनिवार्य सदन नहीं है। मतलब ये जो है हर जो प्रत्येक स्टेट है, जो 28 राज्य है वहाँ पे, और 28 राज्य और कितना 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। ओके, तो क्या है कि मतलब ये नहीं है कि विधान परिषद सभी जगह है, ये अस्थाई सदन है, मतलब क्या अनिवार्य सदन नहीं है, और ये जो है सभी स्टेट में नहीं है। तो आप बोलिए सर तो कितने स्टेट में अभी है वर्तमान में? तो वर्तमान में 6 स्टेट में है, वर्तमान में 6 स्टेट में। तो इसको हम अभी एक्सप्लेनेशन और करेंगे तो 6 स्टेट का आपको नाम बता देंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और आप जान लीजिए। देखिए आपका यह सर विधान परिषद का गठन होता है तो कैसे होता है? देखिए क्या करता है, कोई भी स्टेट में विधानसभा होता है ना। तो विधानसभा के जो 2/3 सदस्य, कितना? 2/3 सदस्य
कि बहुमत से प्रस्ताव जो पारित होता है उसको संसद में भेजा जाता है। ओके, तो संसद में भेजा जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद देखिए संसद से पारित होने पर विधान परिषद का गठन हो जाता है। यदि संसद से पारित हो जाएगा तो विधान परिषद का क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा। ओके, इतना समझ गए। देखिए आपको बता देते हैं। तो आप बोले सर अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए सर, अधिकतम संख्या बता दीजिए। तो देखिए अधिकतम संख्या जो होगा, जो विधानसभा है, जिस स्टेट में विधानसभा है तो उसका 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट जितना होगा विधानसभा में, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, तो उससे 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए आपको बोले सर न्यूनतम जो सदस्य है वो भी बता दीजिए। तो न्यूनतम सदस्य इसका हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 40। तो न्यूनतम सदस्य कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जो विधानसभा है उसका मतलब कितना, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो विधान परिषद के बारे में इतना जान गए। उसके बाद थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ओके, और उसका जो 2 वर्ष पर जो है सदस्य है, मतलब कितना, 1/3 सदस्य जो अवकाश ले लेता है, मतलब उसको रिटायर कर दिया जाता है। ओके, तो कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ओके, और आयु कितना आपको बता दिए, 30 वर्ष होता है। चलिए, तो इतना आप समझ गए इसके बारे में। और आपको बता दें, जैसे मैं 6 राज्य के बारे में भी आपको बता दें, तो रुक जाइए, देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आपको हम बता देते हैं। देखिए आपको तो बताया ना, यहाँ पर देखिए न्यूनतम 30 वर्ष है, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए जो विधान परिषद है उसको उच्च सदन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है। और विधान सभा को क्या बोला जाता है, निम्न सदन बोला जाता है। तो ये बात आप याद रख लीजिए। ओके, चलिए वर्तमान में 6 राज्य में, पहले 7 में था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कौन, जम्मू कश्मीर में हटा दिया गया विधान परिषद। वहाँ जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, तो वहाँ पे हट गया। तो देखिए आपको 6 राज्य कौन कौन है, यूपी है। तो बोलिए सर यूपी में कितना है, यूपी का जनसंख्या आप जानते हैं ना, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो वहाँ पे 100 सीट, मतलब 100 सीट है विधान परिषद का। ओके, बिहार बोलिएगा तो सर बिहार में तो आप जानते हैं 75 है। बिहार में कितना है, 75 है। ओके, उसके बाद देखिए महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में कितना है, महाराष्ट्र में है 78। देखिए ये सब आप नोट कीजिए। ओके, उसके बाद देखिए कर्नाटक बोल देगा, तो कर्नाटक में कितना है, कर्नाटक में 75 है। ओके, उसके बाद देखिए तेलंगाना है, तो आप बोलिए सर तेलंगाना में कितना है, तेलंगाना में देखिए न्यूनतम है, न्यूनतम कितना बोले थे, 40 बोले थे ना, तो तेलंगाना में कितना है, 40। और आंध्र प्रदेश में कितना है, आंध्र प्रदेश में है 50। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आप नोट कर लीजिए, इतना आपको जानना जरूरी है। ओके, उसके बाद देखिए इसका इतिहास भी कुछ देख लेते हैं। देखिए राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के आधार पर संसद में 1969 में कहा पश्चिम बंगाल और पंजाब को, और 1986 ईस्वी में तमिलनाडु की विधान परिषद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। देखिए पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद था, पंजाब में भी था, और तमिलनाडु में भी था, तो वहाँ पे क्या है, समाप्त कर दिया गया। हम आपको बताया था ना यह अस्थायी सदन है, ये वो राज्य रख सकता है या नहीं रख सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इतना समझ गए। चलिए देखिए मध्य प्रदेश में 90 सदस्यीय विधान परिषद का गठन प्रस्तावित है। कितना, 90 सदस्य होना चाहिए, कहाँ, मध्य प्रदेश में विधान परिषद। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में मतलब विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। और यहाँ तब समझते हैं कि यहाँ का सीएम कौन है, मामा, मामा हम जानते हैं ना, मामा शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। ओके, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ भी आपको बताएं पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद के जो गठन का प्रस्ताव है, वहाँ का सीएम कौन है, ममता बनर्जी। तो देखिए इसी तरह आप थोड़ा आप जान लीजिएगा कहाँ का सीएम कौन है, कहाँ का राज्यपाल कौन है, तो एग्जाम में आपसे पूछते रहता है क्वेश्चन, तो इतना आप जान लीजिएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की जो संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। देखिए ये एकदम वी क्वेश्चन है। देखिए हम आपको मध्यकालीन भारत पढ़ा रहे हैं ना, अभी मध्यकालीन भारत के बाद आपको हम पढ़ाएंगे आधुनिक भारत, आधुनिक भारत के बाद पढ़ाएंगे आपको प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत के बाद आपको हम पढ़ाएंगे पॉलिटी। जब पॉलिटी पढ़िए ना, अब एक बार मध्यकालीन भारत पढ़ के देखिए किस तरह हम जीरो लेवल से पढ़ाए हैं, कैसे पढ़ा जाता है हिस्ट्री से, आप एक बार पढ़ लीजिए। हिस्ट्री को रटा नहीं जाता है, तो एक बार आप पढ़िए, उसके बाद आप बताइए कि सर क्या पढ़ाए आप। ओके, तो देखिए तो भारत की जो संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है, कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है।
ओके, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ और देख लेते हैं। देखिए आपको बताते हैं 22 का। देखिए तो कहाँ से लिया गया है, जो संवर्ती सूची का विचार, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, उतना समझ गए। उसके बाद देखिए अमेरिका से आपको क्वेश्चन आते रहता है, तो आपको तो हम अभी बता दिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग, उपराष्ट्रपति आदि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, देखिए आपको बता दें, सो आपसे ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा मतलब भारत के राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, आपसे पूछेगा जो भारत के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी बने हैं तो कितने नंबर के हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको कितना बार जितना भी टेस्ट सीरीज बताया उसमें हम आपको ये बता चुके हैं। और जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी बने हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति कितने नंबर का है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो एक बार आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, तो आप एग्जाम में आएगा एकदम आप कर दीजिएगा। ओके, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ स्टडी विद क्रेजी गुरु में हमने पढ़े थे क्वेश्चन। ओके, तो इतना समझ गए। और जगदीप धनखड़ के बारे में बता दें, वो उससे पूर्व जो पश्चिम बंगाल है वहाँ के राज्यपाल थे। अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बने हैं, ला गणेशन बने हैं। ओके, देखिए ऐसे पढ़ा जाता है क्वेश्चन, इतना बता दें ना, एक क्वेश्चन में कितना बता दिया आपको। देखिए फिर बताते हैं हम, जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ओके, इतना समझ के मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। आप बताइए, देखिए एक क्वेश्चन आपसे बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। संघ सूची में कितना सब्जेक्ट पूछेगा आपसे, कितना विषय है, तो 98 विषय है। संघ सूची में 98 विषय है, राज्य सूची में 59 मतलब 59 विषय है, और संवर्ती सूची में 52 विषय है, मतलब 52 विषय है। तो संघ सूची में कितना है, संघ सूची में 98 विषय है, संवर्ती में 52 है मतलब 52, और राज्य सूची में 59 विषय है। तो चलिए इतना जानकारी आपको मिल गया, इतना तो समझ गए ना। चलिए 23 का क्वेश्चन, 23 का क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एसएससी हो गया, डीआरडीओ हो गया। आप देखो, आपको हम डीआरडीओ की तरफ से मतलब डीआरडीओ का तैयारी करवाते हैं ना, तो क्या है कि आप क्वेश्चन सही से करना है। ओके, तो क्वेश्चन आपको सही करना है, 20 क्वेश्चन आपको करना है। तो जो क्वेश्चन आपसे यदि पढ़े हैं तो क्वेश्चन आपको सही करना है। तो देखिए आप जानते हैं इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। देखिए अभी चेयरपर्सन कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, दिनेश कुमार खरा। ओके, गठन कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को। कब गठन हुआ था, 1 जुलाई 1955 को। ओके, तो चलिए अब आते हैं इसका थोड़ा कुछ जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लीजिए। देखिए आपको बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले क्या कहा जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। ओके, उसके बाद देखिए 1921 ईस्वी में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी, ओके कौन कौन था, मद्रास था, बम्बई था और कलकत्ता, 3 प्रेसिडेंसी था ना। आपको हम आधुनिक भारत पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ओके, उसके बाद देखिए बैंकों को मिलाकर भारतीय भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। ओके, कब की गई थी, 1921 ईस्वी में। उसके बाद देखिए पूर्ण रूप से पहला भारतीय के स्वामित्व वाला बैंक कौन है, पंजाब नेशनल बैंक है, और उसकी स्थापना कब किया गया था, 1894 ईस्वी में की गए थे। तो पूर्ण रूप से भारतीय स्वामित्व वाला जो बैंक है वो कौन है, पंजाब नेशनल बैंक। आप उसको क्या बोलते हैं, अभी देखिए वो पीएनबी के नाम से प्रसिद्ध है, क्या, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। तो कब स्थापना किया गया था, 1894 ईस्वी में स्थापना किया गया था। ओके, इतना समझ गए ना। उसके बाद देखिए और इनका सदस्य, देखिए इनका सदस्य कौन थे, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने में लाला लाजपत राय का भी नाम आता है। ओके, याद रखिएगा ये बात। उसके बाद देखिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कौन है, कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, गैर बैंकिंग वित्तीय बैंक से बैंकिंग रूप में, पहले वो मतलब प्राइवेट कंपनी थी, तो उसके बाद उसको मतलब गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, बैंकिंग बैंक बोले ना, यहाँ पे है। तो रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कौन है, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। उसके बाद देखिए 24 के क्वेश्चन आते हैं। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। वैद्युत आवेश को भंडारित करने वाले प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, संधारित्र कहा जाता है।
तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं 24 के बारे में। आप बोलिए सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। तो देखिए आपको बता दें, देखिए यदि आप DRDO का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये 4 सब्जेक्ट आप अच्छा से याद रखिए, क्योंकि अच्छा से जितना बनाइएगा तो आपको कोई भी एग्जाम दीजिएगा, जैसे हम BPSC 68वीं का भी फॉर्म भरा रहा है ना, तो यदि आप BPSC 68वीं का भी एग्जाम दे रहे हैं तो एक बार आप देख लीजिएगा क्वेश्चन किस तरह वहाँ पे चारों का वेटेज कितना ज़्यादा है। 30-30 क्वेश्चन, 35-35 क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा ये बात। तो क्या करना है, आप सही से पढ़िए, कोई चीज़ जो पढ़ते हैं जितना पढ़ते हैं सही से पढ़ना है। चलिए, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, तो संधारित्र कहते हैं। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, दो भिन्न पदार्थों में, मतलब दो अलग अलग पदार्थों, मतलब एक जैसा नहीं हो, परस्पर घर्षण से उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर वैद्युत कहते हैं। ओके। उसके बाद देखिए, जब विद्युत आवेश चालक से गुजरता है, चालक मतलब क्या, कंडक्टर, कंडक्टर से गुजरता है तो वह कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है। तप्त मतलब क्या, गर्म हो जाता है। और विद्युत ऊर्जा जो होता है, विद्युत ऊर्जा है जो रूपांतरित हो जाता है। तो किस में रूपांतरित हो जाता है, तो उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। विद्युत ऊर्जा जो है उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। इतना समझ गए ना। जब विद्युत आवेश चालक, जब विद्युत आवेश है उसको हम चालक से गुजारते हैं तो क्या होता है, तो वह कार्य करता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। ओके। और विद्युत ऊर्जा जो है उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, मतलब क्या, बदल जाता है। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, इस उष्मीय ऊर्जा का निम्न उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, जो उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है, विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है, तो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए गीजर में किया जाता है, इस्त्री मतलब क्या होता है, प्रेस, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, रूम हीटर हो गया, और बहुत सारा ETC। मतलब इतना समझ गए ना इसके बारे में, 24 के बारे में। तो 24 का ऑप्शन बी था, बता दिए। चलिए 25 का क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए 25 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है, इसको सही से आप जान लीजिए। तो आप मध्यकालीन भारत का इतिहास देखिएगा, उसमें बहुत अच्छा बताया है। देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह कौन कौन था, तो कौन कौन था, देखिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। कौन कौन, दिल्ली भी था और पूर्वी राजस्थान, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी, ए और बी। ओके फ्रेंड्स, तो समझ गए आप। देखिए आपको बता दें, मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम मोहम्मद गोरी का वीडियो डाले हैं, तो मोहम्मद गोरी का वीडियो जाकर देखिए, उसमें तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध बता दिए हैं। तो भारत पर पहला आक्रमण किसका हुआ था, अरबों का आक्रमण हुआ था। भारत पर जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था, तो मुस्लिम आक्रमण में पहले कौन आया था, तो अरब आए थे। मोहम्मद बिन कासिम सफल आक्रमण करता है 712 ईस्वी में और जजिया कर लगा देता है। तो इतना हम बता दिए था आपको, वीडियो में देखिएगा। उसके बाद आ जाता है तुर्क आक्रमण होता है। तो तुर्क में पहला आता है मोहम्मद गजनबी और दूसरा आता है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बीच में ही 1191 और 1192 ईस्वी का घटना है। कब कब, 1191 और 1192 ईस्वी का घटना है। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, उसमें मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। ओके। और किसी तरह वो मरते मरते बच जाता है। और 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय हो जाता होता है, तो उसमें मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है, मोहम्मद गोरी विजय हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान की बाद में हत्या कर दी जाती है। इतना समझ गए। उसके बाद 1206 ईस्वी में उसका जो एक गुलाम होता है, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। ओके। तो हम अभी तो पढ़ा रहे हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे कहानी है। तो चलिए, तो इसका ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं 25 के। देखिए आपको पहले ही बता दिए ना। देखिए 1192 में युद्ध हुआ, 92 में युद्ध हुआ। उसके बाद देखिए 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। तो उसमें कन्नौज का राजा कौन होता है, जयचंद होता है। कन्नौज का राजा जयचंद होता है। तो वो किसी तरह मतलब युद्ध विजयी होने वाला ही रहता है। मतलब बोलते हैं ना, किस्मत देखिए कितना साथ देता है वो सब का। जो जैसे अकबर का किस्मत साथ दे दिया, बाबर का किस्मत साथ दे दिया, उसी तरह मोहम्मद गोरी का किस्मत साथ दे दिया। तो मोहम्मद गोरी का देखिए 1191 में भी किसी तरह बच गया था। और 1194 ईस्वी में जयचंद, मतलब इतिहासकार बोलता है कि मतलब जयचंद जो है युद्ध है वो जीतने वाला ही होता है। लेकिन क्या होता है कि जयचंद को एक तीर लग जाती है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब जो
मतलब सेना होता है वो पूरा इधर उधर तितर बितर हो जाता है। ओके, तो इतना समझ जाइएगा। तो आप जाकर देखिएगा मेरा वीडियो, उसमें बहुत अच्छा से बताए हैं। ओके, और आपको बता दें, देखिए चंद्रवर दाई के बारे में आप सुनिए ना। चंद्रवर दाई जो था पृथ्वीराज तृतीय के कौन था, दरबारी कवि था, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। ओके, तो इतना समझ गए। चलिए 25 पे आते हैं। 25 का क्वेश्चन, 26 पे आते हैं। 25 तो बता दिए थे, 26 का क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पश्चात जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की, जिसका क्या नाम था, तो आपको हमें बताया ना, गुलाम वंश। ओके, तो आप बोलिएगा सर थोड़ा गुलाम वंश के बारे में बता दीजिए। देखिए गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दास वंश भी कहा जाता है। और दास वंश को गुलाम वंश या दास वंश या ममलुक वंश कहा जाता है। क्या, ममलुक वंश कहा जाता है। ओके, तो क्या है कि आप जाके एक बार मध्यकालीन भारत देखिए, उसमें हम बताए हैं ममलुक वंश जो है बलबन के शासनकाल जब स्टार्ट हुआ था ना, 1266 से 1286 ईस्वी के बीच में, तो उसी में ममलुक वंश बोला जाता था। ओके, तो इतना समझ गए। चलिए गुलाम वंश के बारे में देख लीजिए। देखिए 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। ओके, कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का क्या था, दास था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश। ओके, उसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी राजधानी कहाँ, लाहौर को बनाया। अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और वहीं से शासन करता था। और क्या है कि वो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था। और आपसे क्वेश्चन पूछ दे यदि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश है। ओके, उसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। और उसको कुरान खान भी पुराना उसका नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम कुरान खान भी था। ओके, देखिए लाख बख्श क्यों कहा जाता है, देखिए जब वो गुजरात विजय किया था अनिलवारा में, तो उसके बाद क्या होता है कि जो बहुत सारा धन लूटा। बहुत सारा धन लूटने के बाद क्या होता है कि शासक में देखिए मीर मर्दान भी था, अली मर्दान भी था, समझे। तो वो सब जो था वो भी सरदार जो अपने आप को राजा मतलब शासक घोषित करना चाहता था उसके मृत्यु के बाद, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु से पहले उसने मोहम्मद गोरी ने उत्तराधिकारी को नियुक्ति नहीं किया था, मतलब उत्तराधिकारी की जो घोषणा है वो नहीं किया था, मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ओके, तो सरदार जो था अपने आप में मतलब लड़ते रहता था कि हमको क्या बनना है, शासक बनना है तो शासक बनना है, ऐसा था। तो जब धन लूटता है तो बहुत लाखों में दान देता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो जितना भी धन लूटा था, सरदार हो गया, सैनिक हो गया, लाखों में दान दिया है, तुम मेरे मेरे तरफ आ जाओ, मैं शासक बनूंगा तो तुम मेरा सपोर्ट करो। समझ गए ना आप। तो यही था, इसीलिए उसको लाख बख्श कहा जाता है। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब आपको बता दें जो दिल्ली सल्तनत है 5 वंश है, दास वंश है, या गुलाम वंश बोलिए या ममलुक वंश बोलिए। उसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी के बाद कौन सा आता है, खिलजी के बाद आता है, आपको पहले तो गुलाम बताया आपको, उसके बाद खिलजी आता है, फिर तुगलक आता है, फिर सैयद आता है और लोदी वंश आता है। और सैयद वंश जो होता है मात्र 37 वर्ष ही शासन करता है। कितना, 37 वर्ष ही शासन करता है। सबसे छोटा शासनकाल यदि आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत में तो कौन है, तो कौन है, वो सैयद वंश है। और आपको दिल्ली सल्तनत में महिला शासिका प्रथम पूछ दे, प्रथम जो महिला शासिका है रजिया सुल्तान है, जिनका शासनकाल कितना है 1236 से 1240 ईस्वी। देखिए 1200 एक मिनट सॉरी, देखिए 1236 से 1240 ईस्वी, इतना समझ गए ना आप। चलिए इल्तुतमिश की वो क्या थे, बेटी थे, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए आपको बता दें वास्तविक संस्थापक ये है, आपको बता दिए। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश प्रथम वैध मुस्लिम शासक भी भारत का माना जाता है। चलिए हटाइए। उसके बाद देखिए प्रथम जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश है। और कुतुब मीनार का जो स्थापना मतलब बनाने का नींव डाला था वो कुतुबुद्दीन ऐबक डाला था, और पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश करवाया था। ओके, चलिए 27 का क्वेश्चन आते हैं। देखिए 27 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखिए हम कैसे अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए अपने आपने विख्यात नेता चंगेज खा के नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो चंगेज खा के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार भारत में सन मतलब कब, सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। 27 का आंसर क्या हो जाएगा,
1221 ईस्वी में, क्योंकि 1225 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिए 1225 या 1227 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक बार वीडियो हम डालेंगे, एक बार देख लीजिएगा तो ठीक है। तो भारत पर उस समय किसका शासन था? तो उस समय जो भारत पे शासन बोलिए मतलब दिल्ली सल्तनत पे शासन करता था कौन? दिल्ली सल्तनत पे शासन करता था इल्तुतमिश। कौन करता था? तो इल्तुतमिश करता था। ओके, तो इल्तुतमिश शासन था तो दिल्ली सल्तनत पर। तो चंगेज खां है जो सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी बोले ना, सिंधु नदी के इर्द गिर्द 3 महीने तक घूमते रह गया। कब तक? 3 महीने तक घूमते रह गया। तो आप बोलिएगा सर थोड़ा बता दीजिए, इसका भी थोड़ा कहानी बता दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा कहानी बताइएगा तब नहीं याद होगा, ऐसे कैसे याद हो जाएगा। तो चलिए सुनिए, अब देखिए 1221 ईस्वी में आपको बता दिए। देखिए तो कहाँ का निवासी था? जो मंगोल का निवासी था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था चंगेज खां। वो जो वहाँ पे गजनी में जो ख्वारिज्मी साम्राज्य जो बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, मोहम्मद मोहम्मद गोरी को भी हरा दिया था, तो उसको पूरा पूर्णतः विनाश कर देता कौन? चंगेज खां, मंगोल वंश। ओके, मंगोल का साम्राज्य था। चलिए देखिए, चंगेज खां की एक पुत्री रहती है और एक युवराज रहता है, उसका नाम क्या है? जलालुद्दीन मंगवर्नी। तो दोनों में प्रेम प्रसंग होता है, तो चंगेज खां को क्या हो जाता है? पता चल जाता है। तो चंगेज खां जो है जलालुद्दीन जो युवराज वहाँ का था, फारस का युवराज जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करता है। और क्या होता है कि सिंधु नदी के किनारे एक भयानक युद्ध होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका सैनिक होते हैं, सेनापति होता है, वो मारे जाते हैं और युवराज है जो किसी तरह बच जाते हैं। तो वो क्या करता है कि सिंधु नदी में घोड़ा के साथ में कूद जाता है और किसी तरह बचते बचते वो भारत में आ जाता है। तो वहाँ वो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। तो वो शक्तिशाली था। तो इल्तुतमिश के पास आके मतलब दरबार में आके सहायता मांगता है कि आप हमको चंगेज खां से मतलब क्या है बचाओ। लेकिन क्या होता है कि जो इल्तुतमिश होता है वो चंगेज खां का प्रभाव देख चुका था कि किस तरह वो मतलब पूरा शहर के शहर को विनाश कर देता है। ओके, पूरा मतलब धन धन लूट लेता है, उसके बाद जितना भी लोग हो उसको पूरा मतलब मारकाट पूरा मचा देता है शहर में। चंगेज खां के बारे में वो जानता था, तो इसीलिए जलालुद्दीन मकबरनी का इल्तुतमिश जो है सहायता नहीं किया और भारत में चंगेज खां जो है सिंधु नदी मतलब पार नहीं किया और भारत पर आक्रमण नहीं किया। ओके, तो वो सिंधु नदी के पीछे ही वो मंगोल की तरफ से ही क्या किया? 3 महीना घूमते रह गया, से मतलब पता करते रह गया कि जो जलालुद्दीन मकबरनी है उसका सहायता इल्तुतमिश किया या नहीं किया। ओके, तो इतना समझ गए। चलिए, तो इतना समझ गए 27 का क्वेश्चन। 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए 28 के क्वेश्चन पे आते हैं। 28 का क्वेश्चन देखिए, लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है। ओके, दो जीवों से मिलकर बनता है लाइकेन। कौन कौन? शैवाल और कवक से। शैवाल और कवक से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए लाइकेन का प्रयोग आप बोलिए सर लाइकेन क्या होता है, इसका प्रयोग क्या है? तो देखिए लाइकेन जो होता है, जो वातावरण में जो प्रदूषण जो होता है उसका सूचक होता है। ओके, तो इतना समझ गए लाइकेन के बारे में। चलिए 28 का कुछ और देख लेते हैं लाइकेन के बारे में। तो आपको तो बता दिए ना, दो जीवों से मिलकर बनता है लाइकेन, शैवाल और कवक से। ओके, उसके बाद देखिए लाइकेन का जो आर्थिक महत्व है बहुत अधिक है। आपको बताया ना, जो वायु प्रदूषण मतलब जो प्रदूषण का क्या होता है? सूचक होता है। लाइकेन प्रदूषण का सूचक होता है। देखिए आपको बता दिए। उसके बाद देखिए सहजीवी जीव क्या होता है? सहजीवी जीव जो होता है वह जीव होता है जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होता है। एक एक आप देखिए ना, सहजीवी मतलब एक दूसरे पर निर्भर, तो क्या होता है? सहजीवी होता है। ओके, और परजीवी जीव क्या होगा? परजीवी जीव है जो एक जीव या पादप दूसरे पर निर्भर होता है। ओके, देखिए सहजीवी में एक दूसरे पर और परजीवी में एक दूसरे पर, मतलब क्या है? एक दूसरे पर उठा, और परजीवी में है दूसरे पर मतलब दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो वो हो गया परजीवी। ओके, उसके बाद देखिए कुछ लाइकेनों में टैनिन होता है जो पशुओं की कच्ची खाल पकाने में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। तो इतना समझ गए। चलिए 29 का आते हैं। तो इसका ऑप्शन 28 का कितना था? बी था। चलिए 29 का, BCG टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? तो आप समझ गए होंगे BCG का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। आपको BCG का फुल फॉर्म भी पूछ देता है और उसके बाद बोलेगा कि जो इसका टीका जो होता है किस रोग के प्रतिरोध में मतलब किस रोग से बचने के लिए किया जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस। आप टीबी का नाम सुने हैं ना, क्षय रोग हिंदी में बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका
बी हो जाएगा। ओके, तो चलिए आप बोलिएगा सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो लीजिए देखिए, बीसीजी टीबी मतलब क्षय रोग के प्रतिरोध में लगाया जाता है, इतना समझ गए ना। चलिए उसके बाद देखिए, बीसीजी का पूरा नाम आपको पूछे ना, क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ओके, बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ओके, उसके बाद देखिए, उसका जो बीसीजी का खोजकर्ता कौन थे? कैलमेट गुएरिन। कौन है? तो उन्हीं के नाम पर ना बना है भाई, देखिए गुएरिन गुएरिन। तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। और इसका खोज कौन किया है? कैलमेट गुएरिन किया है। ओके, उसके बाद देखिए, पहली बार कब उपयोग किया गया बीसीजी का? 1921 ईस्वी में किया गया। 1921 ईस्वी में पहली बार बीसीजी के टीके की मतलब क्या प्रयोग किया गया, उपयोग किया गया। ओके, और देखिए WHO आप जानते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे देगा, पोलियो मुक्त भारत को WHO किस वर्ष घोषित किया? तो किस वर्ष? 2014 में। तो आप याद रखिएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और बता दें आपको। देखिए एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ देगा, हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए क्या है आप जानते हैं? देखिए हेपेटाइटिस ए जो है एक वायरस होता है। तो बोलिए सर वायरस क्या होता है? तो लीवर का संक्रमण होता है। इससे क्या होता है? ये वायरल जो वायरस होता है हेपेटाइटिस ए, इससे लीवर का संक्रमण हो जाता है। ओके, और बोलिएगा सर ये कैसे होता है? तो आप दूषित जल हो गया, दूषित भोजन हो गया, या संक्रमित व्यक्ति के यदि आप संपर्क में आइएगा तो आपको हेपेटाइटिस ए हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए। चलिए अब हम आते हैं 30 के क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। देखिए, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो आप तो समझते ही हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। आप इसके बारे में तो बहुत पढ़े होंगे। देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि से भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, पौधे जो प्रकाश संश्लेषण होता है केवल हरे पौधे में होता है, सूखा पौधा में नहीं होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में होती है। ओके, उसके बाद देखिए, यह सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया है। मतलब प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। कौन? प्रकाश संश्लेषण। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आप जानते हैं CO2 तथा जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं और जो ऑक्सीजन है O2 गैस बाहर निकालते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में आपसे पूछ देगा, जो पौधे है CO2 गैस को क्या करता है? ग्रहण करता है, अपने अपने अंदर ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन को जो वातावरण में वो उत्पादित करता है, मतलब बाहर निकालते हैं। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, आपसे तो बोले पेड़ पौधे में जो हरा रंग, पत्ती में हरा रंग होता है, किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। ओके, तो इतना समझ गए। चलिए, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। तो हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे उत्पादक कहा जाता है। उतना समझ गए। उसके बाद देखिए, क्लोरोफिल के बारे में आपको पता है ना, हरे पौधे में क्लोरोफिल के पाने के कारण ही जो पौधा का पत्ती होता है वो हरा होता है। ओके, और क्लोरोफिल के जो केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये ऑप्शन में आपसे पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये सब क्या है कि थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ओके, चलिए 31 के क्वेश्चन आते हैं। ओके, और इससे भी पहले देखिए, अभी तक भी यदि आपको वीडियो लग रहा है कि हाँ सर मेहनत करके बनाते हैं, इतना जानकारी देते हैं, तो क्या कीजिए, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, चलिए 31 पे आते हैं। गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं? तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब क्या? रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना। तो गुर्दे जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं? तो रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ओके, तो 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा?
31 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बारे में भी कुछ हल्का जान लेते हैं। देखिए गुर्दे जो होते हैं रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालकर पीएच संतुलित बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए मूत्र निर्माण की क्रिया जो प्रक्रिया होती है निम्नलिखित चरणों द्वारा होती है। तो आप कौन कौन होती है देख लीजिए। कोशिका गुच्छकीय निस्पंदन, ट्यूबुलर पुनर्संयोजन और क्या होता है, स्राव होता है। तो इतना समझ गए, चलिए ठीक है। चलिए आपको 32 का क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। यदि आप एसएससी का पेपर भी देते होंगे तो आपको पता होगा जो ये क्वेश्चन है जो हर एक शिफ्ट में, मतलब यदि शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। हर एक शिफ्ट नहीं हुआ तो चलिए दो शिफ्ट, जैसे आज एग्जाम हुआ कल हुआ तो कल नहीं पूछेगा तो आज पूछ लेगा, फिर परसों पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन आता रहता है। तो वीवीआई क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, तो कितनी होती है खिलाड़ियों की संख्या, वाटर पोलो में बोला है। ओके, तो कितनी होती है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 7 होती है। वही ना बात है, हाँ 7 होती है वाटर पोलो में। तो वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो चलिए आप पूछेगा सर थोड़ा और विशेष जानकारी दीजिए, 9 किस्में होती है। तो खो खो का नाम आप सुने हैं ना, खो खो में 9 टीम होती है। ओके, और 5 किस्में होती है। बास्केटबॉल का नाम सुने हैं, तो बास्केटबॉल में 5 होती है, खो खो में 9 होती है। ओके, और 4 किस्में होती है तो पोलो के बारे में आप जानते हैं ना, पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक का घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो चलिए इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं, और कौन कौन सा खेल आप देखिए। यहाँ देखिए क्रिकेट में कितना होता है, 11, ये तो सब जानते हैं। कबड्डी याद रखिए, कबड्डी में 7 और खो खो में 9। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं और प्रत्येक टीम में, और खो खो में 9, पोलो में 4, जो बेसबॉल है उसमें 9 होता है, बास्केटबॉल में 5। याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, बेसबॉल में 9 और बास्केटबॉल में 5, और रग्बी फुटबॉल जो होता है उसमें 15। ओके, तो इतना रखिएगा। चलिए 33 का क्वेश्चन पे आते हैं। 33 का क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, तो पूर्वी तटीय नाम का एक अन्य नाम आपको क्या बोलिएगा उसको, तो उसको कोरोमंडल तटीय मैदान बोलते हैं, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, तो कोरोमंडल तटीय मैदान, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए और कुछ बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए देखिए भारत का पश्चिमी तट, भारत का पश्चिमी तट जो है अत्यधिक क्या है, अधिक विस्तृत है। पश्चिमी तट याद रखिएगा, जैसे में आप रीजनिंग पढ़ते थे जानते हैं ना। देखिए इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। ओके, तो पश्चिमी तट में क्या केरल कर्नाटक आ जाता है, याद रखिएगा। और पूर्वी में आंध्र प्रदेश उड़ीसा तमिलनाडु आ जाता है। तो चलिए आपको बता देते हैं। तो देखिए गुजरात से भारत का पश्चिमी भाग में सह्याद्री पर्वत पाया जाता है, इतना याद रखिएगा। चलिए गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र को कोंकण क्षेत्र कहा जाता है, और गोवा से कर्नाटक, जो कर्नाटक तक का क्षेत्र है उसे मंगलौर का तटीय क्षेत्र कहा जाता है। ओके, जो कर्नाटक के मंगलोर तक है, जैसे में देखिए गुजरात से गोवा तक के जो तट है उसको कोंकण क्षेत्र, और गोवा से बंगलोर, या मंगलोर बोलिए, मंगलोर उधर जो शहर है बंगलोर में ही पड़ता है, तो वहां तक के तटीय क्षेत्र को केनरा तट कहा जाता है। क्या, केनरा तट कहा जाता है। और मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन बता दिए हैं, कोंकण तट बता दिया आपको, केनरा तट बता दिए, और मालाबार तट पर बता दिए। तो याद रखिएगा। ओके, चलिए 34 पे आते हैं। 34 का क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो आप यदि राजस्थान का स्टूडेंट है तो आप ये सब तो जानते होंगे ना, कहाँ पे मैप है, कहाँ जैसलमेर है, गंगानगर, श्री गंगानगर, धौलपुर, बंसवाड़ा होगा, धौलपुर नहीं मतलब बंसवाड़ा हो गया, चूरू हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, पाली हो गया, बीकानेर हो गया, ये सब तो आप जानते होंगे वहाँ राजस्थान के जिला, कोटा हो गया। ओके, तो 12 हो गया, ये सब हो गया। तो आपका 34 का जो क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, तो कौन है, कोटा नहीं है। कोटा में आप जानते हैं कोटा, बारा, ओके, हाँ कोटा, बारा, ये सब नहीं है।
उसके बाद देखिए आप बाड़मेर जानते हैं, गुजरात से सटा हुआ है, जैसलमेर है, चूरू है, जितना भी है। जैसलमेर देखिए पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, ओके। तो और चूरू हो गया। तो बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू वो मरुस्थलीय जिला है, लेकिन जो कोटा है वो मरुस्थलीय जिला नहीं है। और बाड़मेर और जैसलमेर जो है जो राजस्थान से सीमा क्या करता है, साझा करता है। जैसलमेर जिला राजस्थान से सीमा मतलब पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। तो चलिए 34 का थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए आपको तो बता दिए हम, राजस्थान का कोटा जिला मरुस्थलीय जिला नहीं है। कोटा जो है चंबल नदी पर अवस्थित है। चंबल नदी के बारे में आप जानते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब श्रापित नदी है, ओके। और जितना भी बीहर पाया जाता है चंबल क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप मध्य प्रदेश के मुरैना क्षेत्र जानते हैं ना, धौलपुर मुरैना क्षेत्र, तो वहाँ चंबल ज़्यादा पाया जाता है, ओके। चलिए, भारत पाकिस्तान में फैला हुआ थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ है, भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्र में फैला है। और 2,60,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब वर्ग किलोमीटर बोलिए या किलोमीटर स्क्वायर बोलिए। तो कितना है भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में थार मरुस्थल, 2,60,000, ओके। उसके बाद देखिए थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार जो है राजस्थान के जैसलमेर में है, जैसलमेर जिला में है, ओके। देखिए जैसलमेर जिला जो है भारत का सबसे गर्म जिला है। सबसे गर्म जिला कौन है, जैसलमेर जिला है। और पोखरण परमाणु परीक्षण केंद्र का नाम आप सुने हैं ना, ये क्वेश्चन आते रहता है। पोखरण परमाणु परीक्षण केंद्र जो है जैसलमेर में है, ओके। और जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ एक दुर्ग है, उसको स्वर्ण दुर्ग भी बोला जाता है, स्वर्णगिरी दुर्ग भी बोला जाता है। जितना समझ गए जैसलमेर के बारे में। चलिए 35 का क्वेश्चन आते हैं। 35 में देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। देखिए आप तो जानते हैं, आप हिमालय मत मारिएगा और विंध्याचल और सह्याद्री मत मारिएगा, अरावली के पहाड़ी। अरावली राजस्थान में बहुत है। यदि आप राजस्थान घूमने जा रहे हैं ना, तो आपको अरावली आपको दिख जाएगा। दिल्ली से होते हुए किस तरह राजस्थान को मतलब विभाजित करते हुए, पूर्वी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान करते हुए, मतलब विभाजित करते हुए निकली है। तो कौन सी है, अरावली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जब आप जाइएगा राजस्थान तो आप देख लीजिएगा, क्या है कि जो वहाँ पे पर्यटक क्षेत्र है राजस्थान, है ना, पधारो हमारे देश, तो वही याद है। चलिए तो 35 का ऑप्शन नंबर सी आपको बता दिए ना, हाँ अरावली है। चलिए 35 का आपको कुछ और बता देते हैं। देखिए अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, ये तो समझ गए। वो अवशिष्ट पर्वत है, क्या है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ओके। और देखिए अरावली पर्वत जो है विश्व का प्राचीनतम पर्वतमाला में, विश्व का प्राचीनतम पर्वतमाला, जितना भी प्राचीनतम पर्वतमाला आता है उसमें शामिल है। उसका भी नाम आता है, किसका, अरावली का नाम आता है, ओके। और यदि नवीनतम पर्वत श्रेणी भारत का पूछते तो कौन है, शिवालिक श्रेणी। भारत का नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो है शिवालिक श्रेणी, ओके। उसके बाद देखिए हिमालय पर्वत जो है वलित या मोरदार पर्वत है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा वलित या मोरदार पर्वत कौन सा है, तो हिमालय पर्वत है, ओके। उसके बाद देखिए विंध्य पर्वतमाला जो है उत्तर और दक्षिण का विभाजक रेखा है। कौन, विंध्य पर्वतमाला, ओके। उसके बाद देखिए नीलगिरी की पहाड़ी केरल पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु है, ओके। उसके बाद देखिए अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 है। 1727 भी हो जाता है, यदि आप झंडा का ऊंचाई इसमें शामिल कीजिएगा तो 1727 भी हो जाता है। तो 1722 है। और कहाँ है, माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है, जो राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 का क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। लाला लाजपत राय के बारे में आपको आधुनिक भारत पढ़ाएंगे ना, तो आप लाल बाल पाल, मतलब लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन कौन है, बिपिन चंद्र पाल, सॉरी बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल बोला जाता है, ओके। तो लाला लाजपत राय के बारे में बताएंगे, ओके। उसके बाद जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें
पुत्र के रूप में मतलब लोग बोलते हैं। पांचवें पुत्र किसको बोलते हैं महात्मा गांधी का? तो जमनालाल बजाज को बोला जाता है। और मोतीलाल नेहरू के बारे में थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। देखिए, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास का नाम जानते हैं आप? चित्तरंजन दास। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना किया। किसने? जो स्वराज दल की स्थापना किया, कब किया था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी ने दोनों मिलके जो स्वराज दल का स्थापना किए थे। ओके, तो इसका क्या मकसद था? मतलब स्वराज दल का स्थापना क्यों किया गया? देखिए, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था ना। देखिए, 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना होता है। तो यह दल है जो भारतीयों के लिए क्या स्वशासन हो गया या स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। किसके लिए दल की स्थापना किया गया था? भारत की स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए। ओके, इतना समझ गया। चलिए 36 का थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए, है ना। देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु पता है ना कौन है? कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, और यदि आपसे पूछे सर गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन है, तो एम जी रानाडे, महाराष्ट्र के थे एम जी रानाडे। तो जब हम आधुनिक भारत पढ़ाएंगे ना, तो जितना भी मतलब नेता है, नामी लोग मतलब नेता है, सबके बारे में आपको बताएंगे। ओके, बाल गंगाधर तिलक हो गए, एनी बेसेंट हो गया, स्वतंत्रता संग्राम में जितना भी शामिल थे सबको, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ओल्ड मैन के नाम आप जानते हैं ना, दादा भाई नौरोजी हो गए, सबके बारे में बताएंगे। तो चलिए, विनोबा भावे जो है राज मतलब महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कौन मानता था? विनोबा भावे जो है महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन? विनोबा भावे। किसको? महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु मानते थे। ओके, उसके बाद देखिए, सुकरात का शिष्य कौन था? प्लूटो। ओके, और प्लूटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। जब प्राचीन भारत पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। सिकंदर किसका चला था? मतलब सिकंदर का गुरु था अरस्तु, और अरस्तु का गुरु था प्लेटो, और प्लेटो का गुरु था सुकरात। ओके, और उसके बाद देखिए, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया ना, उसका गुरु कौन था? चाणक्य था। ओके, तो चलिए 36 का हो गया। 36 का ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी हो गया। एक मिनट देखिए, 36 का ऑप्शन डी। चलिए, और आपको बता दें गोपाल कृष्ण गोखले जो जी हैं 1905 ईस्वी में आईएनसी, मतलब आईएनसी के बारे में बताया ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किया था? अध्यक्षता किए थे। इतना समझ गए। चलिए, आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है, यह नियम कब से लागू होगा? देखिए 37 का ये जो क्वेश्चन है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन देखिए, डेट आपसे पूछ देगा, कोई यदि घटना करंट अफेयर बताए थे ना आपको, 20 से 30% क्वेश्चन आप पेपर दीजिएगा ना, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है। तो करंट अफेयर आपका बहुत मेजर सब्जेक्ट होता है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा करंट अफेयर। ओके, तो देखिए, आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है, यह नियम कब से लागू होगा? तो 1 दिसंबर 2022, मतलब 37 का नहीं नहीं 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर, मतलब 37 का ए हो जाएगा, सॉरी 37 का ए हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022 को। तो 9 नियम को बदलाव किया है। कितना? 9 नियम का बदलाव किया है। जैसे में कौन कौन आप जानते हैं? स्ट्राइक के लिए जो समय है वो घटा के 1 मिनट कर दिया। ओके, उसके बाद देखिए, पिच से बाहर यदि गेंद जा रही है तो उसका कोई रन नहीं होगा। यदि आप दौड़ जाइए या वो, तो उसका कोई रन नहीं होगा। ओके, उसके बाद जो आप गेंद को साफ करने के लिए लार का प्रयोग किया जाता था, तो उसका भी प्रतिबंध क्या हटा दिया। ओके, तो 9 नियम है, वो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो उसमें आप होगा, एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। क्योंकि यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जैसे मतलब 9 नियम में कौन सा जो नियम है आईसीसी के द्वारा जो है बदलाव में शामिल नहीं किया गया है, तो आप उसके बारे में जानिएगा, तब ना आप उसमें से जो ऑप्शन को एलिमिनेट करिएगा जो नहीं पूछा है। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38 पे। देखिए, नवंबर 2022 में सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन मलेशिया के किस शहर में किया गया है? तो मलेशिया के किस शहर में किया गया है? तो इपोह में किया गया है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। देखिए, खेल से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए खेल को सही से ध्यान रखिएगा। नवंबर 2022 में सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन मलेशिया के किस शहर में किया गया है?
तो इपोह में किया जाता है। और विजेता टीम कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ओके, और 10 बार का विजेता टीम है कौन? ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो देखिए, तो आप बोलिए सर सुल्तान अजलान शाह कप है, वो मतलब कौन सा खेल से संबंधित है? तो देखिए, ये जो है पुरुष हॉकी प्रतियोगिता है। कौन सा है? पुरुष हॉकी प्रतियोगिता, हॉकी प्रतियोगिता है। ओके, याद रखिएगा ये बात। कब से कब तक हुआ था? तो यही अभी देखिए 16 से 25 नवंबर, मतलब 1 महीना पहले 16 से 25 नवंबर 2022 तक हुआ है। इतना समझ गए ना इसके बारे में। और विजेता टीम आपको बता दिए कौन है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और कहाँ हुआ है? मलेशिया के इपोह शहर में हुआ है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। देखिए, किस यूरोपीय देश ने गोल्डन पासपोर्ट योजना को क्या किया है? समाप्त कर दिया है। तो कौन सा है यूरोपीय देश? कौन सा है? तो बुल्गारिया। मतलब ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, बुल्गारिया। तो आप बोलिएगा सर थोड़ा बुल्गारिया के बारे में मतलब बता दीजिए, उसका राजधानी क्या है? तो देखिए, बुल्गारिया का राजधानी, ये बहुत क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बुल्गारिया का राजधानी है सोफिया। क्या है? सोफिया। ओके, और क्या है कि यदि आपसे पूछ दे सो बुल्गारिया के जो नए पीएम बने हैं वो कौन है? तो देखिए, ब से बुल्गारिया हो गया, तो इसी तरह बॉयको बोरिसो। क्या? बॉयको बोरिसो। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। इतना आप याद कर लीजिएगा। पीएम का भी नाम बता दिए, उसका राजधानी का भी नाम बता दिए। तो क्या करना है? उसको पेन डाउन कीजिए, पेपर में आपको पेन डाउन करना है। एक पेपर लेके बैठिए, थोड़ा सा जो अच्छा अच्छा पॉइंट है तो उसको क्या करना है? पेन डाउन कीजिए। और क्या कीजिए कि यदि आपको लगे कि नहीं सर इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप स्टडी क्रेजी गुरु का जो पीडीएफ है, मतलब टेलीग्राम ऐप है, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आप जाके टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा, स्टडी विथ क्रेजी गुरु मारिएगा। तो स्टडी विथ क्रेजी गुरु में क्या है, आप सर्च मारिएगा तो यूट्यूब आ जाएगा। तो उसमें क्या कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करके और वहाँ से पीडीएफ क्या करना है? प्राप्त कीजिए। ओके, चलिए, सरकार ने, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस पोर्टल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है? तो ये भी क्वेश्चन है। ई श्रम। क्या? ई श्रम। तो बोलिएगा सर ई श्रम क्या है? देखिए, यह योजना जो है, जो असंगठित, मतलब सब असंगठित मतलब क्या होता है? सभी क्षेत्र में कमाने जाते हैं ना लोग, मतलब यूपी का कहीं जाते हैं, बिहार का कहीं जाते हैं, एमपी का कहीं जाते हैं, है ना? ऐसे होता है। तो यह योजना देश के जो असंगठित श्रमिक है या मजदूर है, तो उसको क्या है? एक साथ लाना है। किस पे? ई श्रम पे। ओके, तो ई श्रम क्या बनता है? ई श्रम एक कार्ड बनता है। ओके, तो उसी में क्या होता है, ये किसकी योजना है? यदि आपसे पूछ देगा जो ई श्रम है किसकी योजना है, तो ये केंद्र सरकार की योजना है। किसकी? केंद्र सरकार की योजना है। ओके, तो बोलिएगा सर ई श्रम कार्ड क्यों बनवाएंगे? देखिए, ई श्रम कार्ड में क्या होता है, जो आप जो आपको वित्तीय सहायता जो है आपको किया जाता है, कितना का? 2,000 रुपया का। तो आप बोलिएगा सर 2,000 रुपया का, तो एक बार में आपको 2,000 रुपया नहीं मिलेगा। आपको प्रत्येक महीना 500 रुपया दिया जाएगा। कब? प्रत्येक महीना 500 रुपया दिया जाएगा और 4 महीना में आपको 2,000 रुपया दे दिया जाएगा। तो इस श्रम आप समझ गए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर मतलब पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा DRDO सेप्टेम्बर 10 में एग्जाम में, तो हम आपको बता देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यदि आपको अच्छा वीडियो लगे तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा शेयर कम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर अगला वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।